नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज बात करेंगे इकोनॉमी के एक टॉपिक पे जो कि है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, कैसे काम करता है, बाजार की अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार में मांग और आपूर्ति का पक्ष क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि यह टॉपिक अपने आप में कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसकी वजह से हर एग्जामिनेशंस में, अभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लें लास्ट ईयर का, या अभी आप जो है कि मेंस का एग्ज़ाम हुआ है अभी हफ्ते भर पहले, तो आप ये पाएंगे कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस के सिलेबस चूँकि हद तक मैच करते हैं और इसलिए इकोनॉमी के इस टॉपिक यानी कि मुद्रास्फीति से क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में आए हुए हैं, इसलिए यह टॉपिक अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसको देखते हैं। और चूँकि मुद्रास्फीति थोड़ी बड़ी है, थोड़ी लंबी टॉपिक है ये, तो यह एक वीडियो में इसको पूरा एक तरीके से समाहित कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी आएगा ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत विस्तार जाएगा और किसी बात को बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में कह देना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। सारगर्भित तरीके से बात करेंगे, संक्षेप में करेंगे, लेकिन हाँ, यह भी ध्यान रखेंगे कि स्पष्ट हो और कोई भी टर्म आपका छूटे ना। आइए देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। देखिए, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को समझने से पहले एक्चुअली जो इसके परिभाषा के रूप में इसको मैं समझाना चाहूँगा, उसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि यह काम कहाँ करती है। जब भी हम इकोनॉमी का कोई भी टर्म पढ़ेंगे ना, आप यह मान के चलिएगा कि यह पूर्ण रूप से पैसे पर आधारित होगी, पैसे की अर्थव्यवस्था पर आधारित होगी, और यह जो काम करेगी यह बाजार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगी और इसी को ही चलाने के लिए आगे काम करेगी। अब आपने शब्द सुना है बाजार, तो बाजार में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, एक है मांग और दूसरी है आपूर्ति। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाजार की अर्थव्यवस्था है उसमें दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, मार्केट कैसे चलेगा, तीन चीज़ें मैंने किसी दूसरे वीडियो में आपने डिस्कस करी थी। मैंने कहा था कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस फॉर्म में उत्पादन करना है, उसकी लागत कितनी आनी है। इन सभी के लिए हम लोगों ने पिछले बार बात कर लिया था और यही बाजार की अर्थव्यवस्था बनाती है कि किस चीज़ के डिमांड होने पर किसका उत्पादन बढ़ जाएगा और किसका उत्पादन घटने पर किस चीज़ की डिमांड घट जाएगी, या अगर दोनों स्थिति बराबर है, मांग भी बराबर है और उत्पादन भी बराबर है, तो क्या स्थिति होगी बाजार की। इन सभी के बारे में भी अभी चर्चा करने वाले हैं। अब आप देखिए, बाजार की अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। तो मांग क्या है? जब भी हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं मार्केट से, तो यह पब्लिक डिमांड है कि अगर मान लीजिए कि मुझे इस मार्कर को, अब मार्केट की आवश्यकता है, तो मैं इसकी डिमांड कहाँ करूँगा? मार्केट में करूँगा। अब मार्केट जो है कि ओपन मार्केट भी हो सकता है, जो कि हम दुकानों से खरीद सकते हैं, या इसके लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और इस तरह की ढेर सारी साइट्स हैं। यह भी तो हमारे लिए बाजार का ही काम कर रही हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें मांग की पूर्ति भी हो जा रही है इससे। इसका मतलब है कि जब हमने किसी चीज़ की मांग करी और उसकी पूर्ति हो जा रही है किसी दूसरे पक्ष के द्वारा, जो कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो इसे क्या बोलेंगे? आपूर्ति और मांग की श्रृंखला की प्रतिपूर्ति। यानी कि हमने मांग करी और किसी पक्ष के द्वारा इसकी आपूर्ति कर दी गई, यही व्यवस्था कही जाएगी बाजार की अर्थव्यवस्था, जो कि मांग और पूर्ति पर आधारित है। अब देखिए, मांग क्या है, आपूर्ति क्या है? आपूर्ति का सेंस ये है कि आपूर्ति किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की या सेवा की तब तक की जाएगी जब तक कि उसकी मांग बनी रहेगी। अब मुझे बताइए कि अगर कल के डेट में 4G की इस्तेमाल करने की जो कैपेसिटी है लोगों की, अगर वो घट जाए, हालांकि 5G लॉन्च हो रखा है, दिवाली तक नए शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में लॉन्च भी हो जाना है, तो अगर पिछला 2G देख लें, 3G देख लें, तो आज के डेट में आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि 3G की डिमांड करता हो। लोग 5G की ओर जा रहे हैं। तो जैसे ही 3G की डिमांड घटी और 4G आया, लोगों ने 3G को छोड़ के 4G पे शिफ्ट होते चले गए। तो मुझे अगर इस मार्कर के अलावा, मैं आज व्हाइट बोर्ड पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर कल को अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे चीज़ों को समझाऊँ या बताऊँ, तो मुझे इस मार्कर की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि मेरे जैसा व्यक्ति इस चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। अब उसके पास डिजिटल बोर्ड है
तो वो बाकी चीज़ें डिजिटल बोर्ड पे ही कर लेगा। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि जिस चीज़ की मांग घटेगी उस चीज़ का उत्पादन उत्पादक वर्ग द्वारा नहीं किया जाएगा, और जिस चीज़ की मांग लगातार बनी रहेगी उसके लिए उत्पादक, चाहे वो पहले से कंपटीशन में हो या ना हो, या कोई नया कंपटीशन में आ जाए, वह भी मांग की आपूर्ति करने के लिए उत्पादक श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। यानी कि वस्तुएं बनाएगा और उसे आपूर्ति करेगा मांग पक्ष को। ठीक है, अब आइए एक चीज़ और समझ लीजिए। एक है तरलता। मैं ये बेसिक टर्म्स इसलिए आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी जब हम मुद्रास्फीति में आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होंगे यही सारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो इसका मीन आपके लिए जान लेना आवश्यक है। तरलता क्या है? तरलता वह है ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई भी करेंसी या ऐसी कोई सोने चांदी या कुछ भी ऐसा पदार्थ, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बिना नुकसान के, बिना अपने कीमत मूल्य के कमी करने में आसानी से द्रव्य में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कही जाएगी? वो है उसकी तरलता। तरलता का मतलब है, अभी आपके पास चल संपत्ति अचल संपत्ति दोनों होती हैं। चल संपत्ति हो सकता है कि 10 करोड़ की हो, लेकिन जेब में 50,000 पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा तरल इसमें कौन है? जो आपके जेब में 50,000 रुपये करेंसी मतलब पड़े हुए हैं करेंसी के रूप में। ठीक है, आपके 10 करोड़ की जो हवेली है ना, वो अभी बिकेगी, बिकने में समय है, उसका खरीदार आएगा, बायर आएगा, उसके बाद फिर चीज़ें होंगी, शिफ्ट होंगी, बहुत समय लग जाना है इसमें। हो सकता है कि उसकी कीमत उतनी ना मिले जितनी की मिलनी चाहिए, लेकिन करेंसी जो कि हमारे पास 50,000 रुपये पड़ी हुई है वह बिल्कुल तरल रूप में है। उसको हम जितना चाहेंगे उतना तुरंत उसको देके उस मूल्य में आने वाली चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन सब बातों से एक अर्थ और निकल के आ गया कि मुद्रा के रूप में जो करेंसी है, यानी कि जो आपके नोट हैं या सिक्के हैं, मुद्रा, द्रव्य की बात कर रहा हूँ, द्रव्य, जो मुद्रा है, द्रव्य सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ है, यानी कि सबसे ज़्यादा तरल करेंसी है। तो तरलता सबसे ज़्यादा किस में है? द्रव्य में या नोट में, या जो आपके पास पड़े हुए पैसे हैं उसमें। चल अचल संपत्ति में जो भी चीज़ें तुरंत फ्लो में निकल जाएं और करेंसी के रूप में हम उसको यूज़ करके तुरंत तरलता बढ़ा लें, यही होगी आपकी तरलता। इसके लिए इकोनॉमी में एक टर्म यूज़ किया जाता है। इसके लिए टर्म क्या यूज़ किया जाता है? मान लीजिए यहाँ से मुद्रा या द्रव्य, द्रव्य का मतलब कुछ और नहीं है, द्रव्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुद्रा से है, जैसे कि हम इकोनॉमी के टर्म यूज़ करते हैं। मुद्रा का प्रवाह मान लीजिए मार्केट में बढ़ा, ठीक है, अब आपके पास जो है कि मुद्रा का प्रवाह बढ़ते ही क्या हो जाएगा? तरलता बढ़ जाएगी। मतलब आपके पास पैसा आया तो आपके पास तरलता बढ़ गई, आपके पास लिक्विडिटी बढ़ गई। जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ी, आपके पास जो है कि क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जानी है। पक्की सी बात है कि जैसे ही हमारे जेब में पैसा होता है, हमारी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाती है ना, कि अभी मैं अगर 100 रुपये की चीज़ लेने के लिए चाहूँ तो मेरे पास पैसे बढ़े हैं, तो मेरी शक्ति है, यह मेरी क्रय शक्ति क्षमता है इतनी कि मैं उसको ले सकता हूँ। तो तरलता बढ़ी तो क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी, और जब क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी तो हमारे मांग करने की भी क्षमता बढ़ेगी। क्रय शक्ति क्षमता, जेब में पैसे हैं तो हम चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं। अब देखिए मांग होने पे क्या हो सकता है? वस्तु की आपूर्ति या तो यह कम होगी या तो यह अधिक होगी। अब सोच के बताइए कि अगर वस्तु की आपूर्ति इस मामले में अधिक होगी तो क्या होगा? आप ये समझिए कि जब भी किसी चीज़ की आपूर्ति लगातार बनी हो और मांग में कमी हो, या मांग भी बराबर बनी हो और वस्तु की आपूर्ति भी लगातार चल रही हो एक तरफ, तो इसका मतलब है कि अगर मांग भी चल रही है, मांग भी बराबर है और उसकी आपूर्ति भी बराबर हो रही है, तो ऐसे में जो वस्तु का मूल्य होगा वह जो क्या होगा? वह स्थिर होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ रही हो लेकिन उस वस्तु की आपूर्ति कम हो, अगर उसकी आपूर्ति अगर कम हो, यार मैं कह रहा हूँ कि एप्पल का फ़ोन जितना उसकी डिमांड है, अगर उससे कम उसकी सप्लाई हो जाए, लोगों के पास पैसे हैं, लोग लाख रुपए का फ़ोन जो है कि 1,10,000 में खरीदने को तैयार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज़ की मांग है, वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। और अगर एप्पल उस चीज़ को अवेलेबल करा पाने में सक्षम नहीं है,
ठीक है, या वह जानबूझ के नहीं करा रही है, तो सीधी सी बात है कि एप्पल के फ़ोन के प्राइस में हाइक आएगी। ठीक है, मतलब इसका हुआ कि जहाँ पे वस्तु की आपूर्ति कम होगी वहाँ पर वस्तु का जो मूल्य होगा वह क्या होगा, मूल्य जो होगा वो हाई होगा या हाइक होगा, और जहाँ वस्तु की आपूर्ति अधिक होगी, मांग में बनी रहेगी, वहाँ पर वस्तु की कीमतें जो हैं सामान्य होंगी या बराबर होंगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला पक्ष तो ठीक है कि अधिक हो तो जनता के पास मांग है, जनता के पास आपूर्ति भी हो रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन वस्तु की आपूर्ति अगर कम हो जाए तो आपको पता है कि मूल्य में वृद्धि हो जानी है, मूल्य में वृद्धि हो जानी है। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही मूल्य में वृद्धि होगी तो यहाँ पे जो है कि महंगाई टर्म आ जाएगा। आलू, प्याज, सरसों का तेल, ये सब डेली यूज़ की चीज़ें हैं। अगर इनकी मांग लगातार बनी है और इनकी सप्लाई भी लगातार जारी है तो ऐसे में क्या होगा कि कीमतें स्थिर होंगी, सामान्य रूप से चल रही होंगी, जनता जो अफोर्ड कर सकती है उसे लेगी। लेकिन अचानक से इन्हीं वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ जाने का रीज़न क्या है कि वस्तु की मांग तो लगातार बनी हुई है लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं की जा रही है। चाहिए ज़रूर, क्योंकि वो डेली नीड की चीज़ें हैं। तो जब जिस चीज़ की आपूर्ति कम हो लेकिन उसका मांग बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे में उसका कीमत बढ़ जाएगा, और ऐसा ही कीमत बढ़ना जनता पर, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और यह कारण होगा महंगाई का। यहीं से आएगी आपकी महंगाई। ठीक है, दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, मांग और पूर्ति में अपना क्या संबंध है। मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। देखिए तीन प्रकार हो सकते हैं इसके। एक ये कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसका मतलब है कि जो कीमतें होंगी वो क्या होंगी, बढ़ी हुई प्रतीत होंगी। दूसरा, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, मांग किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, कीमतें गिरेंगी उस वस्तु की। लेकिन साथ ही डिमांड भी बराबर है सप्लाई के, तो इसका मतलब क्या होगा, कीमतें स्थिर होंगी। किसी चीज़ की, मैंने भी जस्ट बताया कि किसी चीज़ की मांग लगातार बनी हुई है और उसकी आपूर्ति भी उसी मात्रा में लगातार बनी हुई है, तो कीमतें वहाँ पर स्थिर होंगी। यह व्यवस्था इकोनॉमी या जीडीपी के लिए, जीडीपी का सेंस यहाँ पे जनता से है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी गई। ठीक है, अब आप आके देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति जो कि परिभाषा के अनुसार थी वह क्या है। देखिए, अगर किसी वस्तु या मूल्य में, किसी वस्तु या सेवा में के मूल्य में लगातार क्रमिक रूप से बढ़ोतरी हो रही है, अगर कोई वस्तु है इसके मूल्य में क्रमिक रूप से लगातार वृद्धि हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में क्रमिक रूप से लगातार वृद्धि हो रही है एक ठीक ठाक समय तक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वस्तु का जो मूल्य है, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, वस्तु का जो मूल्य है वह तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर इस वस्तु की कीमत यहाँ पे 100 रुपये थी और क्रमिक रूप से इसमें विकास होने के बाद, क्रमिक रूप से इसका वृद्धि होने के बाद अगर यह मूल्य 150 हो जाता है तो यह उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई, यानी कि इस मार्कर को इस स्टेज पे 100 रुपये खरीदा जा रहा था, लेकिन एक समय के बाद क्रमिक रूप से इसके मूल्य में वृद्धि होने के बाद यह मार्कर आज की डेट में कितने मिल रहा है, 150 का। लेकिन अब उसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए किसी वस्तु या मूल्य में हुई लगातार क्रमिक वृद्धि के साथ मूल्य तो बढ़े लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाए, इसे ही कहा जाता है मुद्रास्फीति। परिभाषा समझ में आई? कहने का मतलब ये था कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में क्रमिक रूप से हो रही वृद्धि
वस्तु का मूल्य तो बढ़ाएगी, लेकिन इस दौरान मुद्रा के मूल्य में आई कमी ही क्या होगी, मुद्रास्फीति। मैंने ये समझाने का प्रयास किया आपको कि इस वस्तु की कीमत आज की डेट में 100 रुपये थी, लेकिन 6 महीने के बाद इसी वस्तु खरीदने के लिए मुझे 150 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसे खरीदने के लिए मुझे मुद्रा कितनी देनी पड़ रही है, 50 रुपये ज़्यादा, यानी कि इसके मूल्य में वृद्धि हो गई। लेकिन जो मुद्रा का मूल्य है, जो मुद्रा का मूल्य है वह क्या हुआ, घट गया। यानी कि 100 रुपये दे के मुझे जो चीज़ मिलती थी, अब वही चीज़ मुझे 150 रुपये दे के मिल रही है। इसका मतलब है कि मुद्रा का मूल्य नीचे हो गया, जबकि इस वस्तु का मूल्य ऊपर हो गया। यही है आपकी मुद्रास्फीति। ठीक है, आइए इसके दूसरे टर्म पे बात कर लेते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकार देखिए बेसिकली 4 प्रकार है। ठीक है, एक है लागत जन्य, दूसरी है आयातित, तीसरी है कालाबाजारी या जमाखोरी। आइए इसको यहाँ पर डिटेल कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेंगे कि क्या हो रहा है। एक और है यहाँ पे लागत जन्य, आयातित और कालाबाजारी, और यह है मांग आधारित। अब देखिए मांग आधारित क्या है, किसी चीज़ की मांग लगातार मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, और इससे उसके उत्पादन में और उसके परचेजिंग कैपेसिटी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो यह क्या है, मांग आधारित अर्थव्यवस्था है या मांग आधारित मुद्रास्फीति है। ठीक है, मांग आधारित मुद्रास्फीति बहुत ही क्लियर सा है। ठीक है, लागत जन्य यानी कि अगर किसी वस्तु के बनाने में उसका जो रॉ मटेरियल है, अगर वही ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि अगर इस मार्कर को बनाने में आई इसके कच्चे माल के रूप में जो इसकी मूल्य वृद्धि है, अगर वही कच्चे माल की मूल्य वृद्धि हो जा रही है, तो इसको बनाने में तो लागत बढ़ जानी है ना। तो यही जो लागत यहाँ बढ़ जाएगी, यही है इसके लागत जन्य मुद्रास्फीति या रॉ मटेरियल में आई कीमतों में वृद्धि के कारण फाइनल गुड्स में जो बढ़ोतरी होगी, फाइनल गुड्स के प्राइस में जो बढ़ोतरी होगी, वही है आपकी लागत जन्य मुद्रास्फीति। तीसरी है आयातित। अब इसके समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो हो सकता है वह है पेट्रोलियम। आपको आइडिया है कि पेट्रोलियम के जो दाम हैं वो तय होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आज के डेट में अगर 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का मिल रहा है, तो हो सकता है कि शाम तक ही वह 105 रुपये तक का मिलने लगे, या अगली सुबह 105 या 110 का मिलने लगे। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तय हो रही है और उस मार्केट की प्राइस हाइक हो रही है, और उस हाइक प्राइस पे अगर हम उसे आयात कर रहे हैं, भारत सरकार अगर बढ़ी हुई कीमतों पर चीज़ों को आयात कर रही है, तेल को आयात कर रही है, तो उसके पास भी यह ऑप्शन नहीं है कि वो कम पैसे में, जिस पैसे में उसने खरीदा है 100 रुपये में अगर खरीद रखा है, तो 100 रुपये से नीचे पे नहीं बेच सकती। ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि उसने आयात में अपना खर्च लगा रखा है पहले से। तो जिस मूल्य पे हम आयात कर रहे हैं उससे बढ़ी हुई कीमतों पर ही हम इसे बेच सकते हैं, और इसे ही कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति। काला बाजारी या जमाखोरी, आपको आइडिया है ही कि किसी चीज़ की आवश्यकता हो बहुत ज़्यादा और उसकी जो है कि मांग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन सप्लाई उसका बहुत कम कर दिया जाए। कोरोना काल का टाइम याद कीजिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यह एक दवा थी जो कि एक बेसिक दवा थी कोरोना को थामे रखने की। अब आप समझिए लोग इसका भी जो है कि स्टॉकिंग करने लगे थे, और जब वो देख रहे होते हैं कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस समय तक भी इसको सीज करके रखा है, और जब मांग अति अपने चरम पर होती है तब क्या करते हैं, इसे रिलीज़ करते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। यही काम गेहूं, चावल और प्याज के समय में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कर लेते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और देखते हैं कि जब मार्केट में यह चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं और इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो एक खास समय में जब इसकी कीमत ऊपर हो जाएगी तब उसको जो है कि वो रिलीज़ करना शुरू करते हैं और अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। यह तो हो गई आपकी जमाखोरी। कालाबाजारी क्या है? कालाबाजारी यह है कि जैसे गैस सिलेंडर आपको अपने एजेंसी से जिस भी मूल्य पर प्राप्त होता है, उस मूल्य पर प्राप्त होने वाले उसी एलपीजी सिलेंडर को अगर हम किसी दूसरे वेंडर से लेना चाहें, किसी दूसरे वेंडर से लेना चाहें, तो हम यह पाते हैं कि वह उस कीमत से
ज़्यादा कीमत वसूलता है उसे लेने के लिए। 1000 रुपये का सिलेंडर है तो हो सकता है कि हमें 1300 या 1500 रुपये तक भी देने पड़ जाएं सिलेंडर के या गैस के कीमतों के। इसका मतलब है कि उसी वस्तु को अपने पास स्टोर करके उसके बाद उसे आवश्यकता अनुसार बेचना, लोगों की आवश्यकता अनुसार बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा लेना, यह है आपकी कालाबाजारी। ठीक है। और एक चीज़, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने ECA 1955 एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। कोरोना टाइम में आपको ध्यान होगा कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसका उपयोग सामान्य जनों के लिए बहुत ही कॉमन है, अगर ऐसी चीज़ों पर कोई स्टॉक करता है, कोई इसको रोक लेता है, उसको फ्रीज कर लेता है, उसको सीज करके अपने पास रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। ठीक है। देखिए एक छोटा सा टर्म है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार का GDP को शो करती हैं, उसे भी देख लेते हैं। देखिए आपने सुना होगा कूदती हुई अर्थव्यवस्था, रेंगती हुई अर्थव्यवस्था, उड़ती हुई अर्थव्यवस्था। इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं कर रहा है, किताबें में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं जो सबसे पहला टर्म है वो लिख दे रहा हूँ, अतिस्फीति, अतिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन, और दूसरा जो लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए अतिस्फीति वो है जहाँ पर इसके अंकों की संख्या 4 से 5 हो जाए, जैसे 1000 हो जाए, 5000 हो जाए। ठीक है। यह जो अंकों की संख्या है यह बता रही है आपके GDP के आंकड़ों को, और उसी से तो हम माप सकते हैं ना कि क्या GDP के आंकड़े हैं। ठीक है। तो जहाँ जिस GDP में उनको दर्शाने वाले अंकों की संख्या 4 से 5 अंकों की हो, वह अतिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन के GDP देश होते हैं। ठीक है, सॉरी GDP देश होते हैं। ओके। और यह मुख्यतः जैसे आज के डेट में श्रीलंका का आपने न्यूज़ सुना होगा, तो श्रीलंका की जो GDP स्थिति है वो बहुत ही खराब हो रखी है। ठीक है। तो ऐसे देश जो कि 4 से 5 अंकों की अर्थव्यवस्था GDP को शो करते हैं वो इसी के हालत का शिकार होते हैं। क्रीपिंग क्या है? 0 से 1 या हार्डली 1 से 2, 1 या 2 अंकों की व्यवस्था होती है, 1 या 2 अंकों की व्यवस्था होती है। इसी वजह से जो है कि इसे क्रीपिंग कहा जाता है। और क्रीपिंग जो इकोनॉमी है वह हमेशा से, इसको रेंगती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं, यह हमेशा से यूज किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है। अब जैसे अमेरिका में GDP को शो करना है, GDP के आंकड़े, तो बहुत ही 1 या 2 या 0 से 1% हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह विकसित अर्थव्यवस्था है और वहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन GDP में नहीं आता। इन दोनों के बीच में जो भी है गैल्पिंग है, कूदती हुई मुद्रास्फीति या उड़ती हुई मुद्रास्फीति, इन सभी का बहुत महत्व नहीं है। कुछ अंक घटा लेंगे तो वही चीज़ जो है कि आ जाएंगी कि रेंगती हुई उड़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन सी है और कौन सी कूदती हुई अर्थव्यवस्था है। आपको यह ध्यान रखना है कि अतिस्फीति का मतलब है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे, जैसे कि आपको श्रीलंका का उदाहरण दिया मैंने आपको। क्रीपिंग का मतलब दिया कि चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं, वहाँ ऐसी कोई स्थिति दूर दूर तक दीर्घकाल तक नहीं देखने को मिलेगी। मुद्रास्फीति के जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स बच रखे हैं, जो बाकी चीज़ें बच रखी हैं, वो दूसरे वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।